नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये क्लास सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में स्ट्रेटेजी के और जीएस का प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए ये क्लास आप ले सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है ये आपको एक जो प्रश्न है इंग्लिश में, आपको इसको इंग्लिश में ही देखना होगा। आपको हम समझा दे रहे हिंदी में। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय रेखा, निम्नलिखित में से सबसे लंबा अक्षांशीय रेखा है, यानी ग्लोब पे। ये आपको बताना है। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। तो यहाँ आप देखिएगा, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इस लाइन को बोलते हैं मकर रेखा, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ लिखा गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। और इक्वेटर को हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इक्वेटर को बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, और इसी को क्या बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। यानी 0 डिग्री लाइन को क्या बोलते हैं इक्वेटर, हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। और मकर रेखा को क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसको बोलते हैं मकर रेखा हिंदी में। यहाँ लिख लीजिएगा मकर रेखा। और ये कितना डिग्री से होकर गुजरता है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा मकर रेखा गुजरता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरता है। आप अक्षांश नहीं, उसमें दिया रहेगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। यहाँ लिख लीजिएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे मकर रेखा। तो सीधा प्रश्न पूछेगा। और जो मकर रेखा है विश्व के कितने देशों से होकर गुजरता है, तो 10। ये भी प्रश्न पूछेगा। और अगर आप यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो वहां पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन सा देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरता है। इतना आपको ज्यादा डीप में पढ़ाएंगे तो एक ही प्रश्न को हम लोग बहुत देर तक मतलब इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा यहाँ नहीं देखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लाइन। तो ये जो है कितने देशों से होकर गुजरता है, कितने देशों से होकर गुजरता है, तो 13 विषुवत रेखा 13। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसी को बोलते हैं 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अगर आपसे पूछेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं कर्क रेखा। अब ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी अक्षांश पूछ रहा है 23.5 डिग्री या दक्षिणी अक्षांश। अगर यहाँ प्रश्न पूछेगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तो उसको बोलेंगे मकर रेखा। अगर वही पूछेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो उसको बोलेंगे कर्क रेखा। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8। भारत से पूछेगा 8 राज्य। भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्य। और विश्व में पूरे कितने देश से होकर गुजरता है, 18। इसमें अगर कभी कभी क्या करता है कि इंग्लिश में देता है, लिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर को आप ध्यान से देखिएगा तो कैप्रिकॉर्न से छोटा है, यानी मकर रेखा भी है जो मकर है, मकर रेखा से कर्क रेखा क्या है? देखिए मकर रेखा लिखा है 3 अक्षर में और कर्क रेखा 2 ही में लिखा गया। तो आप इस तरह से कंफ्यूजन नहीं करिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछेगा तो इसका कहने का मतलब कर्क रेखा के बारे में पूछ रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछ रहा है तो इसका कहने का मतलब मकर रेखा के बारे में पूछ रहा है। तो ये हो गया। और इसमें देखिए क्या क्या पूछेगा। तो सबसे पूछा ग्लोब पे, सबसे पूछा कि ग्लोब पे सबसे लंबा अक्षांशीय रेखा, यानी सबसे लंबा रेखा। तो सबसे लंबा अक्षांशीय रेखा कौन सा है? तो आप यहां से देखिएगा तो इस तरह से इधर क्या है, छोटा होते जाएगा। जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे क्या होगा, लाइन है जो बड़ा होते जाएगा। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो वृत्त होता है तो वृत्त के जो व्यास होता है वो सबसे बड़ा रेखा होता है, यानी बीच से जब आप गुजरिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। तो यहाँ इस ये मान लीजिए बीच से गुजरेगा तो सबसे लंबा लाइन होगा, और उसके जैसे हम इधर आएंगे क्या हो, छोटा होता जाएगा। तो आपको यहाँ समझना है कि इधर क्या होगा, ए वाला लाइन क्या होगा, ये सबसे बड़ा लाइन होगा, इससे छोटा लाइन होगा, इससे भी छोटा। धीरे धीरे मतलब क्या होगा, ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, छोटा होते जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो ध्रुव के तरफ जैसे जैसे जाएंगे क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा। देखिए यहाँ लिखा गया साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ जाएंगे विषुवत रेखा से तो क्या होगा, छोटा होते जाएगा लाइन। तो सबसे जो लंबा लाइन होगा कौन सा होगा, 0 डिग्री लाइन, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर या 0 डिग्री लाइन। तो आप इस तरह से याद रखिएगा। तो सबसे लंबा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। सबसे लंबा अक्षांश पूछेगा तो 0 डिग्री, यानी ग्लोब पे लैटिट्यूड। तो सबसे लंबा क्या हो जाएगा, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लाइन। तो यहां से क्या क्या प्रश्न पूछेगा, प्रश्न है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्य से। और 8 राज्य कौन कौन है, ये भी कभी कभी पूछ ले, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, ये भी प्रश्न पूछ लेता है। तो आपको हम आगे समझा दे रहे हैं, मैप लगाया गया है तो आपको हम समझा देंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना समझना है कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और ये विश्व में टोटल 18 देश से होकर गुजरता है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कभी कभी इंग्लिश भी दे देता है, मतलब इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देगा। तो कैंसर देखिए कि छोटा है तो छोटा को छोटा के साथ, और कैप्रिकॉर्न बड़ा है तो बड़ा को बड़ा के साथ, यानी मकर रेखा। तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा इसमें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो प्रश्न पूछेगा वो ऐसा कौन सा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है? कौन सा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है, कर्क रेखा को 2 बार? तो आंसर लिखेगा माही नदी। क्या लिखेगा, माही नदी। यहां पे लिख लीजिए माही नदी। ये देखिए कर्क रेखा तो माही नदी, माही नदी, माही नदी, ये हो जाएगा। अगर यही पूछ लेगा इक्वेटर भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो भूमध्य रेखा यानी कांगो नदी। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांगो नदी। अगर पूछेगा मकर रेखा तो ये मकर रेखा, तो मकर रेखा कौन सा काटता है, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, कांगो नदी, और एक माही नदी, माही नदी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटते हैं, तो लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी जो अफ्रीका महादेश में है, और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को कांगो नदी जो कहाँ है, अफ्रीका महादेश में, और माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को 2 बार काटता है, जो कहाँ स्थित है, तो भारत में स्थित है।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब, यानी ग्लोब पे सबसे लंबा अक्षांशीय रेखा, तो क्या हो जाएगा? इक्वेटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को बोलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को बोलते हैं, अक्षांश रेखा को बोलते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप इसको याद रखिएगा। और कौन सा नदी है जो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। आप इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करिएगा, कर्क रेखा और इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को माही नदी, और भूमध्य रेखा को तो कांगो नदी। ये सब जो भी प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना स्टार लगाना चाहते हैं उतना स्टार लगा लीजिए और आप इसको नोट में शामिल कर लीजिए। तो ये हो गया जो इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, और इसी में पूछ लेता है कभी कभी। देखिए, एक होता है अक्षांशीय झुकाव, एक होता है अक्षीय झुकाव और एक होता है कक्षीय झुकाव। तो जो अक्षीय झुकाव होता है 23.5 डिग्री, अक्षीय झुकाव कितना होता है? 23.5 डिग्री। और कक्षीय झुकाव पूछेगा तो 66.5 डिग्री। अब इसमें कंफ्यूज नहीं कर, क्योंकि पूरा जो यहाँ से यहाँ होता है 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री पे झुका हुआ, तो अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री, और जो 90 में से जब 23.5 घटाइएगा तो बचेगा 66.5 डिग्री। तो यानी कक्षीय झुकाव कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो जो भी इंपॉर्टेंट जलमार्ग है उसको बता दिया गया है, और आज हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो सदिया और धुबरी को। और ये कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। असम ब्रह्मपुत्र नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे ये स्थित है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे। आप यहाँ लोकेशन दे सकते हैं। ये हो गया सदिया और ये हो गया धुबरी। यही जो लाइन है इसी को बोलते हैं जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कहाँ से कहाँ तक है? तो सदिया से धुबरी या धुबरी से सदिया। तो आप इसको याद रखो, कहाँ? असम में। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, यानी उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील से। और मानसरोवर झील से ही 2 और नदी का उद्गम होता है, जो हम आपको इस तरह से बताए थे कि बीच में मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है? मानसरोवर झील, और इधर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से सिंधु नदी, और नीचे से राक्षस ताल झील से निकलती है सतलज नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट जलमार्ग है उसको आप एक बार देख लीजिए, जो आपसे पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट जलमार्ग आपको तो बता दिया, अगर आप नहीं देखें वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। कोट्टापुरम और कोल्लम ये राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है। प्रयागराज और हल्दिया ये प्रथम जलमार्ग यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज से हल्दिया, यानी इलाहाबाद भी कभी कभी देता है, इलाहाबाद का ही नाम चेंज होकर हो गया प्रयागराज। तो इलाहाबाद से हल्दिया या प्रयागराज से हल्दिया। तो ये है इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें जो लोकेशन है, ये जो आप देख रहे हैं ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। ये कौन सा है? 1 है। और ये जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ से कहाँ स्थित है?
तो धुबरी से सदिया। और जो प्रथम है इलाहाबाद से कहाँ तक स्थित है, इलाहाबाद से हल्दिया, यानी प्रयागराज भी अब नाम चेंज हो गया तो प्रयागराज से हल्दिया। और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कोट्टापुरम से कोल्लम, A3 हो जाएगा, कोट्टापुरम से कोल्लम। और ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 4, ये कौन सा स्थित है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 स्थित है, जो कहाँ से कहाँ स्थित है, तो काकीनाडा से मरकानम, मरकानम। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पे चले। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है कि पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है, तो गराड़ी क्या है, पुदुचेरी का लोक नृत्य है। सत्रिया, असम, ये असम का क्लासिकल डांस है, ये क्या है, असम का क्लासिकल डांस है। और यहाँ का एक और नृत्य है बिहू, बिहू, बिहू जो कहाँ का नृत्य है, असम। तो भारत में टोटल कितने क्लासिकल डांस है, भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है। कितने हैं, 8। भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है, जिसमें से एक आपका हो गया सत्रिया। देखिए यहाँ ये जो आपका 8 क्लासिकल डांस है, इसको आप नोट करिए। पहला भरतनाट्यम, पहला नहीं, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम ये कहाँ का है, तमिलनाडु। कथक उत्तर भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनी अट्टम केरल, उड़ीसी उड़ीसा, सतरिया असम। और असम में एक और नृत्य कौन सा है, बिहू। तो बिहू है जो क्लासिकल डांस नहीं है, अरे 8 जो क्या है क्लासिकल डांस है। भारत में टोटल कितने क्लासिकल डांस है, 8। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और केरल में इंपॉर्टेंट डांस उसको भी पूछ, जैसे ओनम, ओनम, ओनम कहाँ का, केरल। ओनम कहाँ का नृत्य है, तो केरल का नृत्य है, इसको भी शामिल कर लीजिएगा। और देखिए इंपॉर्टेंट जो है किक्की पंजाब, जात्रा कहाँ को हो जाएगा, बंगाल, रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर, पंडवानी छत्तीसगढ़। किसने पेपा का प्रयोग किया जाता है, बिहू। संयुक्ता पाणिनिग्री, पाणिग्रही का संबंध उड़ीसी। देखिए इसमें आपको क्या क्या याद रखना, किक्की याद रखना पंजाब, जात्रा बंगाल, रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर, पंडवानी छत्तीसगढ़। और याद रखना गिद्दड़, ये राजस्थान का। इतना आपको ध्यान देना। ये जो आपका 8 हो गया, और एक हो गया ओनम, कहाँ का, केरल का। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, तो केरल का है। अगला प्रश्न पे चले। निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था। तो इसका राइट आंसर होगा सरकारिया आयोग। यह जो रिलेटेड था सरकारिया आयोग से रिलेटेड था, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। तो अगर पूछे केंद्र राज्य संबंध कौन सा आयोग था, तो सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग था, सरकारिया आयोग। तो इसका नोट आपको कहाँ दे दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। जो भी इम्पोर्टेंट आयोग है, समिति है, सभी का नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ, अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप आराम से उतार लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आरडी रैम का पूर्ण रूप क्या है, आरडी रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो रैम का आप तो पूर्ण रूप जानते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ए तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी, तो डी हो गया। और
मतलब 4 नंबर, 2 नंबर और ये नंबर में कन्फ्यूजन है। तो आरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम्स डायनेमिक, रैम्स डायनेमिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रैम्स डायनेमिक। और यही पूछ लेगा रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और कल प्रश्न ये पूछा था कि जो रोम है प्राइमरी है या सेकेंडरी? प्राइमरी यानी एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी। तो ये क्या है? प्राइमरी है। और सेकेंडरी में क्या आ जाएगा? तो जैसे में पेन ड्राइव हो जाएगा, सीडी हो जाएगा, जो आप देख रहे हैं सीडी, ये सब सभी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में। यानी सेकेंडरी, सेकेंडरी कहने का मतलब है कि सेकेंडरी में विद्युत धारा बंद करने के बाद भी जो डेटा संग्रहित रहता है वो नष्ट ना हो, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या कहेगा? हार्ड डिस्क हो गया, जिसमें पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव आप देखे होंगे कि पेन ड्राइव जैसे यानी विद्युत धारा दे या न दे, उसमें जो डेटा रहता है क्या रहता है? संग्रहित रहता है। तो ऐसा मेमोरी जिसमें डेटा विद्युत धारा बंद करने के बाद भी संग्रहित हो, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी में क्या होता है कि जैसे ही आप विद्युत धारा को बंद करिएगा तो डेटा जो संग्रहित रहता है ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो, यानी बंद, खत्म हो जाएगा, यानी बंद, नष्ट हो जाएगा। जैसे ही आप विद्युत आपूर्ति को बंद करिए, डेटा सारा क्या हो, जो संग्रहित रहेगा वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता। तो एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो क्या क्या हो जाएगा? सीडी हो जाएगा और हार्ड डिस्क हो जाएगा और भी हो जाएगा पेन ड्राइव। ये सब सभी क्या? सेकेंडरी मेमोरी। और रोम रैम ये सब क्या हो जाएगा? प्राइमरी मेमोरी। अगला प्रश्न पे चले। डॉट भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। ONGC, ONGC। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, जो फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन। ये सबसे क्या है? तो बड़ा उत्पादक है। किसका? भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का। भेल, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म डायरेक्ट आपसे पूछेगा। सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस सभी का फुल फॉर्म सीधा पूछेगा आपसे। मैक्सिमम इसका जो क्या है, फुल फॉर्म ही पूछेगा कि सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, भेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सब फुल फॉर्म पूछेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो मकाओ। ये कहाँ का मुद्रा है? मकाओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगर ये पूछ ले रेमेनबी, तो ये कहाँ का मुद्रा है? चीन हो जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो येन है, येन, येन हो गया, रैंड हो गया, येन हो गया, ये कहाँ का मुद्रा? रैंड और येन, ये दोनों कमेंट बॉक्स में अब बताइएगा। और ये बता दिया गया है आपको पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट मुद्रा है उसके बारे में आपको बता दिया गया, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU क्या है? इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये क्या होता है? जो जिसपे हम देखते हैं, तो मॉनिटर, इसी को बोलते हैं मॉनिटर। जो LCD होता है इसी को क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं, जिसपे हम देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। यही आपका क्या है? VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया? तो ये 13वां शिलालेख में है। 13वें शिलालेख कौन से? 13वें। और एक कलिंग जो युद्ध है कब हुआ था? 261 BC, 261
BC यानी ईसा पूर्व, एक होता BC एक होता ईसा यानी बिफोर द क्राइस्ट। तो BC यानी 261 ईसा पूर्व, हिंदी में लिख लीजिएगा 261 ईसा पूर्व। और अशोक किसका पुत्र था? अशोक जो था किसका पुत्र था? तो बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अशोक। और जो बिंदुसार था किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। और ये किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश। मौर्य वंश। मौर्य वंश। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आया था कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जिसने एक पुस्तक लिखा था इंडिका। कौन सा पुस्तक? तो इंडिका। तो ये प्रश्न पूछेगा सीधा कि इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और एक और प्रश्न पूछा चंद्रगुप्त तृतीय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था? फाहियान। ये आपको कल ही की वीडियो में बताया गया, फाहियान। अगर यही पूछेगा ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हाथ से ह्वेनसांग बताया था, हाथ से हर्षवर्धन। ये सब आपको पिछले वाली वीडियो में बता दिया गया था। और ये सब सभी क्या थे? तो चीनी यात्री। मेगास्थनी चीनी यात्री नहीं था, ये यूनानी था, पुर्तगाली। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापकों में से एक है? तो दिवस भी पूछा कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। और इसके संस्थापक जीन हेनरी ड्यूरेंट। जीन हेनरी ड्यूरेंट। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। और किसके जन्म दिवस पे? तो जीन हेनरी ड्यूरेंट के जन्म दिवस पे मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। और इसका मुख्यालय कहाँ यानी हेड क्वार्टर जिनेवा में स्थापना हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड। और स्थापना कौन किए थे? तो जीन हेनरी ड्यूरेंट। और इन्हीं के जन्म दिवस पे क्या माना जाता है? रेड क्रॉस दिवस 8 मई। ये भी प्रश्न पूछा है। और रेड क्रॉस को कितने बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 3 बार। 3 बार। और कब कब दिया गया था? 1917, 1944, 1963। तो इसमें से सीधा प्रश्न ये पूछेगा कि रेड क्रॉस यानी जो है उसको नोबेल पुरस्कार कितने बार दिया गया? 3 बार। कब कब दिया गया? 1917, 1944, 1963। और ये भी प्रश्न पूछता कि रेड क्रॉस को कब नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो 4 ऑप्शन देगा, जो एक देगा जो नहीं रहेगा तो उसको आपको बताना होगा। और शांति के क्षेत्र में ये काम करता है यानी जो भी मुद्दा हो गया वाद विवाद तो उसको क्या करता है? सुलझाने का काम करते हैं, यानी शांतिपूर्ण उसको बनाने का काम करता है। ए रेड क्रॉस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चले। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो बिपिन चंद्र पाल। तो हम अरेंज कर रहे हैं कि आपको एक एक टॉपिक जब भी हम वीडियो लें तो एक एक टॉपिक आपको दे दिया जाए। तो कोशिश करेंगे कि जब भी एक वीडियो लें तो उसमें कोई एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराया जाए। जैसे में आ गया आपका हो गया नृत्य। नृत्य को बहुत बार बताया गया तो अब नृत्य को हम बंद करेंगे, उसके जगह कोई और टॉपिक लाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो कौन सी थी? राजगीर। राजगीर। और राजगीर में ही प्रथम बौद्ध संगीत थी। प्रथम
प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर बोलिए या राजगिरी? राजगीर या राजगिरी? राजगिरी। और किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के शासन काल में। अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के शासन काल में। अजात शत्रु, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा अजात शत्रु को। और एक किसका पुत्र था? तो एक है बिंबिसार, एक है बिंदुसार। तो जो बिंदुसार है मौर्य वंश से संबंधित है, और एक है जो बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है, उसी का यह पुत्र था अजात शत्रु। बिंबिसार ये किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। तो अगला प्रश्न चले। और इसका पुत्र कौन था अजात शत्रु का? उदयन, जिसने पटना को ही बसाया। अगला प्रश्न चलते हैं। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो एक कैरोलस लिनियस के द्वारा शुरू किया गया था। कैरोलस लिनियस के द्वारा शुरू किया गया था। और ये दो नामों से बनता था, एक जाति और एक वंश के नाम पे इसका नाम दिया जाता था, जाति और वंश, जाति एंड वंश। तो अगला प्रश्न चले। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही कहा जाता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। और एक कब किया गया था? 1957 में। और एक कहां से किया गया था? सोवियत संघ यानी रूस से। (1957) रूस से। और स्पुतनिक 2 यही पूछ लेगा, स्पुतनिक 2 स्पुतनिक सेकेंड। तो जो सेकेंड था ये कब गया था? 1957 में। और ये अंतरिक्ष में लाइका नामक कुत्ता को लेकर गया था। 1957 में लाइका नामक कुत्ता को लेकर गया था। लाइका नामक कुत्ता को लेकर गया अंतरिक्ष में। यानी पहला जीवित, यानी जो पहला जो जीव गया था अंतरिक्ष में वो क्या गया था? तो कुत्ता। और नाम क्या था? लाइका नामक कुत्ता को लेकर गया, लाइका नामक कुत्ता। और कब? 1957 में। और किसके द्वारा? तो स्पुतनिक सेकेंड। क्या था? स्पुतनिक सेकेंड। और ये भी कब गया था? 1957 में। और एक किसका था? रूस के द्वारा भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चले। इनमें से किसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? गैलीलियो, गैलीलियो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान का जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, क्रम का जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किनको कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1930 में। और किस लिए दिया था? रमन प्रभाव के लिए। रमन प्रभाव, रमन प्रभाव किसके लिए दिया गया था? रमन प्रभाव के लिए। और किस क्षेत्र में दिया गया था?
तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में ही दादा फाल्के यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना हुआ, यानी शुरू हुआ 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और इसी समय 1969 में ही प्रथम बार मानव कहाँ गया था? चंद्रमा पे 1969 में। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। और इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, इसरो का स्थापना। और मुख्यालय कहाँ? कर्नाटक बेंगलुरु में, कर्नाटक बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में बताया गया है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा 352, 356 और 360 जो आर्टिकल है यह किससे संबंधित आर्टिकल है? जो किससे संबंधित है इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और इसमें नोट करिएगा, आपको बताते थे सरला, सरला यहां पे लिखिएगा सरला, सरला। तो संसद 79 कौन सा आर्टिकल है? संसद किस अनुच्छेद में? तो 79। सरला रा से क्या हो जाएगा? राज्यसभा 80, ला से हो जाएगा लोकसभा 81। तो इस तरह से आपको याद रखना था। सरला यानी से संसद, 79 यानी 79, रा से राज्यसभा 80 और ला से लोकसभा यानी 81। तो ये आर्टिकल पूछेगा सीधा। और एक और प्रश्न बताइएगा, राष्ट्रपति में महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? एकमात्र। तो आप यहां देख लीजिए, इसमें 1 मिनट। मैं भी लगाना भूल गया। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बारे में बता देंगे। तो आपको बता दे रहे हैं, यहाँ अगर समझ में आता तो ठीक है। जैसे में ए मान लीजिए, ए मान लीजिए यहाँ पे सिक्किम है और सिक्किम है इधर से जो गया है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे टच करता है। सिर्फ क्या करता है? पश्चिम बंगाल है वो सिर्फ टच करता है किसको? सिक्किम को। तो एकमात्र राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और ये कौन कौन देश से लगता है? तो चाइना हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ये सबसे सीमा साझा करता है सिक्किम। और सिक्किम में ही है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा यानी सबसे ऊंची चोटी, भारत का दूसरा सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम में। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। असम जो नृत्य बताएं, बिहू कहाँ का नृत्य है? असम। सतरिया असम का नृत्य है। और सतरिया असम का क्या है? क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य। और भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8। कौन कौन है ये आपको अभी हम पीछे तुरंत बताएं। उड़ीसी भी क्या है? शास्त्रीय नृत्य, जो कहाँ का? उड़ीसा। अगला प्रश्न चलते हैं। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। तो यह हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। और एक और नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, वो क्या है? सोन नदी। अमरकंटक। और एक और नदी का उद्गम स्थल है सोन नदी का, अमरकंटक। इसको आप याद रखिएगा, अमरकंटक। और एक क्या है? जो नर्मदा नदी है डेल्टा नहीं बनाता, एक ताप्ती नदी। दो ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। तो बनाती क्या है? एक्सचुरी। तो ये भी प्रश्न पूछ लेगा। और कावेरी को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इसका प्रश्न आपको
दिया गया टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां ज्वाइन हो जाइएगा तो आप वहां देख लीजिएगा। एक प्रश्न पूछता है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा दक्षिण भारत की गंगा, और एक पूछेगा दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, दो प्रश्न पूछेगा। तो दक्षिण की गंगा पूछेगा तो गोदावरी, गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो कावेरी। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करिएगा। यमुना यमुनोत्री से उद्गम होता है, गंगा गंगोत्री से। और देखिए इसमें एक और प्रश्न पूछा, इसमें पूछा इंदिरा सागर बांध, तो आपसे पूछेगा इंदिरा गांधी नहर, तो यह किस नदी पे है, तो सतलज नदी। इस पे आप कंफ्यूजन नहीं करिएगा। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर। राष्ट्रपति के बारे में भी आपको तुरंत बताया। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष क्या होता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। पदेन हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं मेन रूप से क्या बनाते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। कोई भी जो बनाए जाते हैं मेन रूप से भारत के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनको किसी और भी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो उनको हम बोलते हैं पदेन अध्यक्ष। और इसका स्थापना कब होता है, 1 जनवरी 2015। और जो नीति आयोग है इसका एक किसके स्थान पे आया था, योजना आयोग। योजना आयोग का नाम 2014 में बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग। तो ये भी प्रश्न पूछता है योजना आयोग का स्थान पे कौन सा आयोग आया, तो नीति आयोग। और इसका नाम कब बदला गया, 2014 में। और इसके स्थान पे क्या आया, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को स्थापना होता है नीति आयोग का। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम यानी उस समय के प्रधानमंत्री जो होते हैं। और जो पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछेगा तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो पहले उपाध्यक्ष थे तो कौन थे, पनगड़िया, उनका नाम क्या था, पनगड़िया। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी। अरस्तु को क्या कहा जाता है, अरस्तु को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ट्यूरिन में स्थित है। कहाँ स्थित है, ट्यूरिन। ये कहाँ स्थित है, ट्यूरिन में स्थित है। कहाँ स्थित है, ट्यूरिन। और वाशिंगटन में क्या स्थित है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, USA में, USA। अगला प्रश्न है कि डोस का पूर्ण रूप क्या है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो याद रखना चाहिए, जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, जिसमें भेल हो गया, सेल हो गया, NTPC हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो पूछेगा प्रश्न। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। और रोम पूछेगा, रैम पूछेगा, तो रैम के क्या फुल फॉर्म होता है, रैम, रोम, ये सब सभी आपको बताया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न आज का जो भी प्रश्न कलेक्ट किए थे होता है समाप्त। तो आपको क्या करना है, चैनल पे नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों पास शेयर कर दें। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको आयोग
और जो भी समिति हो जाएगा उसका आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। जो भी आयोग है और जो भी समिति है उसका पीडीएफ कहाँ दे दिया जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे। आपको हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। जो भी समिति आयोग है, जैसे में क्या क्या पूछेगा, एक दो इंपॉर्टेंट उसको लिख देते हैं, क्योंकि हैंड से लिखते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे में पूछेगा बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, यह किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था व्यवस्था और अशोक मेहता भी समिति था जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। बलवंत राय समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था, अशोक मेहता द्विस्तरीय। तो बलवंत राय मेहता जब आप लिखेगा तो 3 शब्दों में लिखा, बलवंत राय मेहता यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था बलवंत राय मेहता, और अशोक मेहता, अशोक मेहता, अशोक मेहता। तो अशोक मेहता, अशोक मेहता यह किससे संबंधित था? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। इस तरह का प्रश्न पूछे, जिसमें चलैया समिति यह किससे संबंधित था? चलैया समिति कर सुधार से संबंधित था। तेंदुलकर समिति निर्धनता रेखा के आकलन हेतु, केलकर समिति पिछड़ी जातियों पर पहली समिति था। कौन सा समिति, कौन सा समिति था? तो केलकर समिति। मल्होत्रा समिति किससे संबंधित था? बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित था। तो इस तरह से प्रश्न पूछेगा। जैसे पूछा हंटर आयोग, यह तो मालूम है जालियांवाला बाग से संबंधित था। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित था। किससे संबंधित था? इंदिरा गांधी हत्याकांड। लिब्राहम आयोग बाबरी मस्जिद। तो इस तरह से प्रश्न पूछेगा। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध, तो ये प्रश्न आज पूछा था। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगे से संबंधित था। हिटले आयोग श्रम से संबंधित था। तो इस तरह का प्रश्न पूछेगा। एकदम 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप इसको याद कर लेते हैं। तो इसका नोट आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप आराम से उतार लीजिएगा। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।